क्या आपको नहीं लगता भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के प्रभावशाली लोगों के जीवन में ऐसी क्या परिस्थितियां रही जिसने उनके जीवन को मोड़ कर रख दिया? ऐसे सभी चरित्रों के जीवन परिचय को जानने के लिए देखिए विजन इंडिया। महाराणा प्रताप मेवाड़ की धरती के महान वीर योद्धा थे। उनका वजन 110 किलो और ऊंचाई 7.5 फुट थी। वे युद्ध के मैदान में 70 किलो का लौह कवच और 10-10 किलो के जूते पहनकर जाते थे। उनका भाला 80 किलो का था और उनकी तलवारों का वजन 10-10 किलो का होता था। इस तरह कुल 208 किलो के भारी भरकम वजन के साथ वे रणभूमि में दुश्मन से युद्ध करने जाते थे। उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी उनमें वे कभी भी नहीं हारे। सारी जिंदगी वे मुगल सम्राट अकबर और उसकी सल्तनत की नाक में दम किए रहे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद उन्होंने अकबर से वे सभी किले छीन लिए जो मुगलों द्वारा पहले हस्तगत कर लिए गए थे। मेवाड़ के सभी 36 किलों को महाराणा प्रताप ने मुगलों से वापस लिया और सिसोदिया सूर्यवंश कुल का नाम सारे संसार में अमर कर दिया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता राणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक थे। मां का नाम जयवंता बाई था। बचपन से ही प्रताप में नेतृत्व का गुण था। वे खेल ही खेल में अपने बालक दल के नेता बन जाते थे और अपने दल का लक्ष्य व कार्य तय कर देते थे। राजकुमार होने के कारण इन्हें सैनिक प्रशिक्षण भी प्राप्त हुआ। जयवंता बाई राणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी थी। जिस समय उन्होंने राणा प्रताप को जन्म दिया तो दासियों ने महाराज को बताया, शेरनी ने शेर को जन्म दिया है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेवाड़ के सदस्यों ने महाराज से पूछा, हुकुम, कुंवर जी का नाम क्या होगा? महाराज उदय सिंह गर्वपूर्वक कहने लगे, जिस तरह सूरज अपनी चमक से धरती को रोशन करता है उसी तरह मेरा पुत्र अपने शौर्य के प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा, इसलिए इसका नाम प्रताप होगा। कुंवर प्रताप सिंह सिसोदिया। मां जयवंता बाई कृष्ण भक्तिन थीं। वे प्रताप को भगवान कृष्ण और महाभारत की युद्ध कलाओं के बारे में बताती थीं। वे कुंवर प्रताप को बताती कि किस तरह उनके दादा राणा सांगा ने अपनी तलवार से दिल्ली की बादशाहत को रक्त से नहला दिया था। किस तरह प्रताप के पूर्वज बप्पा रावल का शौर्य में नहाया हुआ कलेजा जब अरब की धरती पर गरजा तो अगले 400 साल तक कोई भी विदेशी भारत की ओर आंख उठाने का साहस नहीं कर पाया था। अपने सिसोदिया वंश के पराक्रम की गाथाएं सुनकर प्रताप बड़े हुए। वे सुबह गुरुकुल में पढ़ाई करते और दोपहर में भीलों की बस्ती में घूमने और खेलने को चले जाते थे। शाम के समय वे लुहारों के गांवों की ओर चले जाते। उन्हें लुहारों से हथियार बनाने की कला सीखने में बड़ा आनंद आता था। बचपन में वे मेवाड़ की जनता से घुल मिलकर सबके चहेते हो गए थे। भील लोग उन्हें अपने पुत्र की तरह मानते और उन्हें कीका कहकर बुलाते थे। जैसे जैसे प्रताप बड़े होने लगे, लुहारों ने राजकुमार प्रताप को अपना राजा मानना शुरू कर दिया। सबका विश्वास था कि राणा उदय सिंह के बड़े पुत्र होने के कारण कुंवर प्रताप ही मेवाड़ के शासक बनेंगे। प्रताप बचपन से ही वीर, हठी और स्वाभिमानी प्रकृति के थे। कम उम्र में ही उन्होंने अफगानी बस्तियों पर धावा बोलना आरंभ कर दिया था। जब मुगलों की सेना मेवाड़ से होकर गुजरती थी तो प्रताप अपने किशोर और युवा साथियों के साथ उन पर हमला किया करते थे। राणा उदय सिंह की 20 रानियां थीं। इनमें सबसे बड़ी जयवंता बाई थीं। दूसरी मुख्य रानी धीर बाई थी, जिन्हें रानी भटियाणी कहा जाता था। वे अपने पुत्र जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थीं। राणा उदय सिंह इस रानी से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्होंने रानी के बहकावे में आकर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी यानी युवराज घोषित कर दिया। मेवाड़ के सरदार और सामंतों ने राजा के इस निर्णय का विरोध किया। राजकुल की परंपरा के अनुसार वे बड़े राजकुमार प्रताप सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया हुआ देखना चाहते थे,
लेकिन महाराणा प्रताप को राज्य प्राप्ति की परवाह नहीं थी। उन्होंने चुपचाप छोटे भाई जगमाल का उत्तराधिकारी होना स्वीकार कर लिया। 28 फरवरी 1572 को राणा उदय सिंह द्वितीय ने संसार से विदा ली। मेवाड़ राजकुल में यह प्रथा थी कि दिवंगत राजा का ज्येष्ठ पुत्र पिता को मुखाग्नि देने नहीं जाता था। जगमाल को अपने पिता की मृत्यु का शोक नहीं था। वह तो गोगुंदा के महल में अपने राज तिलक की तैयारी कर रहा था। राणा उदय सिंह की चिता को मुखाग्नि देने के लिए मेवाड़ के सरदारों ने जब जगमाल को तलाशा तो पता चला कि वो दरबार में बैठा अपने राज्याभिषेक की तैयारी कर रहा है। राजकुमार प्रताप यह सब देख अपने पिता की मृत्यु के शोक में गोगुंदा महल के बाहर बावड़ी की ओर चले गए थे और गोगुंदा से हमेशा हमेशा के लिए बाहर जाने पर विचार कर रहे थे, ताकि उनका सौतेला भाई जगमाल निश्चिंत होकर गोगुंदा और मेवाड़ का शासन संभाल सके। जब राजपूत सामंत और सरदारों ने जगमाल को मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे हुए देखा तो वे जगमाल से बोले, कुंवर साहब, ये स्थान तो आपके बड़े भाई कुंवर प्रताप सिंह का है। सरदारों की इस बात पर जगमाल गुस्से से बहुत लाल पीला हुआ, लेकिन सरदार सामंतों की अधिक संख्या होने के कारण वो कुछ न कह सका और दरबार से उठकर चला गया। अब राजपूत सामंत राजकुमार प्रताप को ढूंढने लगे। वे उन्हें राजमहल के बाहर बावड़ी के पास एक पत्थर पर बैठे हुए मिले। वहां महादेव का मंदिर था। प्रताप ने स्वामी भक्त सरदारों को बताया कि मैं अपने छोटे भाई जगमाल की खुशी के लिए मेवाड़ को त्यागने पर विचार कर रहा हूं, ताकि मेरा भाई निष्कंटक और निश्चिंत होकर मेवाड़ का शासन संभालते हुए मेरे दिवंगत पिता की इच्छा को पूर्ण कर सके। तब मेवाड़ के सरदारों ने प्रताप को बताया कि जगमाल किसी भी तरह से मेवाड़ का शासन संभालने के योग्य नहीं है। हम उसे मेवाड़ का राजा स्वीकार करके मेवाड़ की प्रजा को धोखे में रखना नहीं चाहते। कुंवर साहब, आप ही मेवाड़ के सिंहासन के पूर्णतः योग्य हैं, इसलिए हम आपको ही मेवाड़ राज्य का उत्तराधिकारी मान अभी इसी स्थान पर आपका राज तिलक किए देते हैं। आज से आप ही मेवाड़ के महाराणा होंगे। इसके बाद जिस शिलाखंड पर प्रताप बैठे थे, राजपूत सामंत और सरदारों ने उसी शिला पर उसी समय अपने रक्त से महाराणा प्रताप का राज तिलक करके उन्हें अपना राजा स्वीकार कर लिया और उनके दिशा निर्देशन व संरक्षण में मेवाड़ की रक्षा करने का व्रत लिया। जब जगमाल ने महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की खबर सुनी तो उससे रहा न गया। उसने उसी समय मेवाड़ त्यागने का संकल्प करके आगरा की ओर प्रस्थान किया। आगरा पहुंचकर जगमाल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने उसे जहाजपुर की जागीर उपहार में दे दी। महाराणा प्रताप के शासक बनने के 4 साल पहले ही मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का राजा बनते ही कसम खाई कि मैं संपूर्ण मेवाड़ को मुगलों से स्वतंत्र करा के ही दम लूंगा। महाराणा प्रताप को मेवाड़ की मिट्टी से बहुत प्रेम था। वे सदा मेवाड़ की एक चुटकी मिट्टी को अपने साफे के कोने में बांध कर रखते थे और जब भी कहीं जाते मेवाड़ की मिट्टी को अपने माथे से लगाकर ही राजधानी से प्रस्थान करते थे। मुगल बादशाह अकबर ने धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में कर लिया था। राजपूताना के कई हिंदू राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन महाराणा प्रताप न तो अकबर के सामने झुकने को तैयार थे, न ही उससे किसी तरह की संधि या मित्रता करना चाहते थे। अकबर को व्यापारिक उद्देश्य से मेवाड़ को अपने कब्जे में करना जरूरी था। उसने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए अपने अनेक दूत राजाओं को मेवाड़ भेजा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सन 1572 में अकबर ने जलाल खां को महाराणा प्रताप के पास समझाने भेजा। प्रताप ने उसका स्वागत सत्कार तो किया, लेकिन वे अकबर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद सन 1573 में अकबर ने क्रमशः राजा मान सिंह, भगवान दास और राजा टोडरमल को मेवाड़ भेजा। राजा मान सिंह आमेर के कछवाहा राजपूत राजा थे। वे राजा भगवंत दास के पुत्र थे।
राजपूताना में सबसे पहले आमेर ने ही अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। जब अकबर ने अपने प्रधान सेनापति मान सिंह को महाराणा प्रताप के पास भेजा तो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मान सिंह के स्वागत सत्कार का प्रबंध उदयपुर की उदयाचल सागर झील के किनारे किया, लेकिन महाराणा प्रताप मान सिंह से मिलने नहीं आए। जब भोजन का समय हुआ और मान सिंह ने प्रताप को कक्ष में न देखा तो उसने अमर सिंह से पूछा कि महाराणा अभी तक क्यों नहीं आए। इस पर अमर सिंह ने उत्तर दिया कि महाराणा साहब के सिर में दर्द है, इसलिए वे भोजन पर आपका साथ देने में असमर्थ हैं। मान सिंह ने इस बात को अपना अपमान समझा और गुस्से से आग बबूला होने लगा। तभी महाराणा प्रताप ने आकर मान सिंह से कहा, मान सिंह, अकेले आए हो, अपने फूफा को साथ नहीं लाए। इस बात से मान सिंह और चिढ़ गया। उसने प्रताप से पूछा, तुम मेरे साथ यहां भोजन करने क्यों नहीं आए? महाराणा प्रताप स्वाभिमान पूर्वक कहने लगे, जिस राजपूत के संबंध एक तुर्क राजा से हों, उसके साथ भला कौन भोजन करेगा? यह बात सुनकर मान सिंह ने भी भोजन को छुआ तक नहीं। वह अन्न देवता को अर्पण किए हुए कुछ चावल अपनी पगड़ी में रखकर वहां से चला गया और प्रताप से क्रोधवश कहता गया, तुमसे अगली मुलाकात युद्ध भूमि में होगी प्रताप। मैं तुम्हारा अभिमान चूर चूर कर दूंगा। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मान सिंह द्वारा बताई गई संधि की कोई बात स्वीकार नहीं की। मान सिंह को उदयपुर आकर सत्कार सम्मान की बजाय अपना अपमान अधिक महसूस हुआ था। उसने बादशाह अकबर के पास जाकर कहा कि प्रताप ने मेरी बात नहीं मानी, आप मुझे मेवाड़ पर हमला करने की अनुमति दीजिए। लेकिन अकबर ने उस समय युद्ध करने की अनुमति नहीं दी। उसने आमेर के राजा भगवंत दास को प्रताप के पास भेजा। भगवंत दास मान सिंह के पिता थे। जब भगवंत दास महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए समझाने लगे तो वीर प्रताप ने स्वाभिमान भरे शब्दों में राजा भगवंत दास से कहा, एक समय मेरे दादा राणा सांगा के ध्वज तले राजपूताना के सभी राजपूतों ने मुगलों के साथ युद्ध किया था। मैं एक हिंदू राजा के ध्वज तले, आपके ध्वज तले लड़ाई करना स्वीकार करूंगा, लेकिन मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इस प्रकार भगवंत दास जब प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी नहीं कर पाए तो वे हताश होकर अकबर के पास वापस लौट गए। तब अकबर ने अपने वित्त मंत्री राजा टोडरमल को मेवाड़ भेजा। टोडरमल ने महाराणा प्रताप से कहा कि अकबर बादशाह के पास बहुत बड़ा खजाना है, उसके आगे मेवाड़ अधिक समय तक टिक नहीं सकेगा। इस पर प्रताप ने कहा कि तुम्हारे बादशाह के पास लोगों की लूटी हुई दौलत है और हमारे पास भगवान एकलिंग जी का आशीर्वाद है, हमें अकबर की कोई परवाह नहीं है। जब अपने द्वारा भेजे गए 4 प्रमुख दूतों के जरिए बादशाह अकबर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करा पाया तो उसने मेवाड़ पर जबरदस्त हमला करने की योजना बनाई और अपनी सेना इकट्ठी करके आक्रमण की तैयारियां करने लगा। महाराणा प्रताप सूर्यवंशी कुल के प्रतापी नरेश थे। इस वंश के राजाओं की 64वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम हुए थे और 210वीं पीढ़ी में मेवाड़ नरेश प्रताप सिंह हुए थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के उन वीर राणा सांगा के पौत्र थे जिन्होंने अकबर के दादा बाबर के खिलाफ खानवा का युद्ध लड़ा था। अब बाबर के पौत्र अकबर से राणा सांगा के बहादुर पौत्र महाराणा प्रताप 2-2 हाथ करने को तैयार थे। महाराणा प्रताप पन्ना मां के बलिदान को भूल नहीं पाए थे, जिसने उनके पिता राणा उदय सिंह के प्राण बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया था। जब महाराणा प्रताप ने सुना कि अकबर उनके ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है तो प्रताप भी भावी युद्ध के लिए अपनी सेना तैयार करने में जुट गए। उन्होंने भील जनजाति के लोगों को अपनी सेना में शामिल किया। 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के 20,000 सैनिकों की तुलना में मुगलों की फौज 4 गुनी अधिक थी, लेकिन महाराणा प्रताप और उनकी सेना के योद्धाओं के हौसले बुलंद थे। बादशाह अकबर
महाराणा प्रताप के पराक्रम से घबराता था, इसलिए वो स्वयं ये युद्ध लड़ने नहीं आया था, बल्कि उसने मान सिंह, जगन्नाथ कछवाहा, आसफ खान, अहमद खान, काजी और मेहतार खान आदि सेना नायकों को अपनी ओर से युद्ध करने भेजा था। दूसरी ओर महाराणा प्रताप ने सरदार राणा पुंसा, रामदास राठौर, हकीम खान सूरी, भामाशाह, झाला बींदा तथा ताराचंद आदि को अपना सेनापति बनाया था। मेवाड़ में महाराणा प्रताप की राजधानी गोगुंदा के पास हल्दी घाटी नाम का एक सकरा पहाड़ी दर्रा था। यहाँ की मिट्टी हल्दी की तरह पीली थी। इस हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप और उनके राजपूत योद्धाओं ने इतनी बहादुरी से युद्ध किया कि 3 घंटे में ही मुगल सैनिकों के ढेर लगा दिए। अकबर के एक सेनापति बहलोल खां ने रणभूमि में महाराणा प्रताप के जीजाजी को धोखे से मार दिया और प्रताप से कहने लगा, प्रताप, मैंने तेरे जीजा को तो मार डाला, अब तू अपनी बहन को मेरे साथ भेज दे, मैं उसे खुश रखूंगा। ये सुनकर महाराणा प्रताप को बहलोल खां पर इतना अधिक क्रोध आया कि अपनी तलवार के एक ही जोरदार प्रहार से उन्होंने बहलोल खां को उसके घोड़े सहित 2 भागों में चीर दिया। बहलोल खां का वध करने के बाद महाराणा प्रताप अकबर के सेनापति मान सिंह के सामने पहुंचे, जो कि हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहा था। प्रताप ने मान सिंह तक पहुंच बनाने के लिए अपने घोड़े चेतक की अगली टांगें मान सिंह के हाथी के मस्तक पर टिका दी और पूरी ताकत से मान सिंह की ओर अपना भाला फेंका। उस समय मान सिंह के हाथी का महावत मारा जा चुका था, इसलिए वो हाथी थोड़ा बिगड़ गया था। मान सिंह ने हौदे के पीछे छिपकर अपने आप को प्रताप के भाले के प्रहार से बचा लिया। तभी मान सिंह का बौखलाया हुआ हाथी सूंड उठाकर चिंघाड़ा। उसकी सूंड में धारदार तलवारें बंधी हुई थीं। उन तलवारों से महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का पैर कट गया। इसके बाद मान सिंह का नियंत्रण खो चुका हाथी मान सिंह को दूसरी ओर ले चला। अपने प्रिय घोड़े चेतक का घायल और लहूलुहान पैर देखकर प्रताप को बहुत दुख हुआ। अब तक महाराणा प्रताप सैकड़ों मुगलों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार चुके थे और बहुत से मुगल सैनिक घायल हो चुके थे। उनका शरीर भी जख्मी होकर लहूलुहान हो चुका था। उन्हें उस समय विश्राम और उपचार की आवश्यकता थी। बींदा झाला मान सिंह ने जब उनके घोड़े और उनकी ऐसी हालत देखी तो प्रताप को रणभूमि से सुरक्षित निकालने के लिए उनका मुकुट और छत्र अपने शीश पर रख लिया, ताकि दुश्मन के सैनिक उन्हें ही महाराणा प्रताप समझकर उनसे युद्ध करें तथा प्रताप की उपस्थिति देख अपने राजपूत वीरों का भी हौसला न टूटे। इस तरह युद्ध की कमान झाला मान सिंह को सौंपकर महाराणा प्रताप हल्दी घाटी मैदान से बाहर की ओर चले। तभी कुछ मुगल घुड़सवार सैनिक महाराणा प्रताप का पीछा करने लगे। एक पैर कटा और रक्त रंजित होने के बाद भी स्वामी भक्त घोड़ा चेतक अपने स्वामी को पीठ पर लादे पूरी ताकत के साथ दौड़ा। उसने अपने घायल स्वामी को मुगलों के हाथ न आने दिया। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दौड़ते दौड़ते एक 22 फीट का नाला चेतक के सामने आया, लेकिन चेतक ने पूरा दम लगाकर एक ही छलांग में उस नाले को पार कर लिया। चेतक नीले रंग का बहादुर अफगानी घोड़ा था। वैसा घोड़ा आज तक दोबारा पैदा नहीं हुआ। महाराणा प्रताप चेतक से बहुत प्रेम करते थे। अपने मालिक को हल्दी घाटी का चौड़ा नाला पार कराने के बाद चेतक जमीन से उठ न सका। उसने अपने स्वामी की गोद में सिर रखकर अपने प्राण त्याग दिए। महाराणा प्रताप जब भी युद्ध लड़ने जाते थे, चेतक के मुंह पर हाथी की सूंड लगा देते थे। इससे दुश्मन के हाथी भ्रमित हो जाते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक के साथ अपना प्रिय हाथी राम प्रसाद भी खोया। इस राम प्रसाद हाथी की सूंड से बंधी नंगी तलवारें भयानक थी। उन तलवारों से राम प्रसाद ने दुश्मन के कई सैनिकों को नष्ट कर दिया था। अकबर ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया था कि वे प्रताप के घोड़े चेतक व प्रताप सहित उनके हाथी को भी बंदी बनाकर दरबार में लाएं। महाराणा प्रताप तो मुगलों की पहुंच से दूर निकल चुके थे
अब अकबर के सेनापतियों ने प्रताप के राम प्रसाद हाथी को पकड़ने के लिए 12 हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया और महावतों की मदद से राम प्रसाद हाथी को अपने नियंत्रण में ले लिया और उसे अकबर के पास राजधानी फतेहपुर सीकरी ले गए। अकबर ने हाथी राम प्रसाद को वीर कहकर संबोधित किया। अकबर ने हाथी राम प्रसाद के सामने खाने पीने का बहुत सारा सामान रखा, लेकिन राम प्रसाद ने मुगलों के अन्न और जल को छुआ तक नहीं। 28 दिनों तक वह अपने स्वामी को याद करता हुआ भूखा प्यासा निराहार रहा। इसके बाद उसने अपने स्वामी प्रताप को याद करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उस महान हाथी की मृत्यु पर अकबर ने कहा, जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे आगे सिर नहीं झुकाया, उस महाराणा से मैं कैसे सिर झुकवा लूंगा। बादशाह अकबर महाराणा प्रताप से बहुत घबराता था। उसने अपने महल के सेवकों से कह रखा था कि मेरे रात को सोने से पहले कोई महाराणा प्रताप का नाम मत लेना। जब हल्दी घाटी युद्ध में अपने से चौगुनी मुगल सेना को महाराणा प्रताप ने हराया तो अकबर के दिलो दिमाग में वीर प्रताप का खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने मुगल सैनिकों को बुरी तरह खदेड़ा। राजपूतों की मार से घबराए हुए मुगल सैनिक जब इधर उधर भागने लगे तो अकबर के इतिहासकार व सेनापति बदायूनी ने मुगल सेना नायक आसफ खान से पूछा, अब मैं तीर किस पर चलाऊं? ये वही बदायूनी था जिसने हल्दी घाटी युद्ध से पहले अकबर से कहा था कि मैं युद्ध में बहे काफिर हिंदुओं के खून से अपनी दाढ़ी धोऊंगा। लेकिन प्रताप के वीर योद्धाओं ने जब मुगलों की सेना में बुरी तरह मार काट और भगदड़ मचाई तो बदायूनी घबरा गया। उसके प्रश्न के उत्तर में आसफ खान बोला, तुम तीर किसी पर भी चलाओ लेकिन मरेंगे तो काफिर ही। अगर मान सिंह के सैनिक को तीर लगता है तो वो भी हिंदू हैं, और अगर प्रताप के सैनिकों को तीर लगता है तो वो भी हिंदू ही हैं। तीर किसी को भी लगे, मरेंगे तो काफिर ही। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सैनिक इतनी बुरी तरह हार चुके थे कि उन्होंने राजपूतों का पीछा करने का विचार नहीं किया। गोगुंदा पहुंचकर इन मुगल सैनिकों ने अपने चारों तरफ सुरक्षा के लिए दीवार चुनवा दी ताकि महाराणा प्रताप के सैनिक उन पर हमला न कर सकें। ये मुगल सैनिक जिस जिस गांव से होकर गुजरे वहां भील लड़ाकों ने उन्हें लूटा। इसके बाद जैसे तैसे मुगल सैनिक अपनी जान बचाकर गोगुंदा से अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी पहुंचे। पहले आगरा ही अकबर की राजधानी थी, लेकिन फतेहपुर सीकरी नामक नया नगर बस जाने के बाद अकबर ने अब फतेहपुर सीकरी को ही अपनी नई राजधानी बना लिया था। जब उसे हल्दी घाटी में मुगल सेना को मिली हार के समाचार मिले तो उसे अपने सेना नायकों पर बहुत क्रोध आया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुट्ठी भर 1/4 मेवाड़ राजपूत इतनी बड़ी मुगल फौज को कड़ी शिकस्त दे सकते हैं। जब अकबर के सेनापति मान सिंह और आसफ खान अकबर के दरबार में पहुंचे तो अकबर ने ये कहकर इन दोनों का दरबार में आना जाना बंद कर दिया कि आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कसम खाई कि जब तक मैं संपूर्ण मेवाड़ को मुगलों से स्वतंत्र नहीं करा लेता तब तक शांत नहीं बैठूंगा। न तो मैं राजमहल के अंदर रहूंगा न पलंग पर सोऊंगा। सोने चांदी के बर्तनों में कभी भोजन नहीं करूंगा। धरती ही मेरी बिछौना होगी और आसमान ही मेरा घर होगा। इतिहास में महाराणा प्रताप के सिवाय किसी दूसरे राजा का उदाहरण हमें नहीं मिलता जिसने मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए स्वेच्छा से अपने महल और राजसी ठाट बाट का त्याग किया हो। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने एक बार फिर से अपनी सेना को संगठित किया और मेवाड़ के ग्रामीण इलाकों का दौरा करके भील जनजाति के योद्धाओं को अपनी सेना में शामिल किया। भील जनजाति के लोगों को उन्होंने मुख्य धारा से जोड़ा। ग्रामीण लोहारों को हथियारों के जखीरे बनाने का काम सौंपा गया। महाराणा प्रताप सेना में भर्ती हुए भील सैनिकों को भारत की प्राचीन युद्ध कला सिखाते थे। 1577 में अकबर ने अपने सेनापति शाहबाज खान के नेतृत्व में भारी मुगल फौज कुंभलगढ़ भेजी। शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप ने शाहबाज खान पर हमला करके कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपने सरदारों से कहा कि हमें अब सिंध की तरफ निकलना चाहिए।
वहां हम धन का प्रबंध करके एक विशाल सेना बनाएंगे और सीधे अकबर पर आक्रमण करेंगे। उन्होंने भाण सोनकरा को कुंभलगढ़ का किलेदार बनाया और अपने योद्धाओं के साथ गुजरात की ओर निकल गए। रास्ते में उन्होंने मुगल सरदार शाहबाज खान को 2 बार हराकर उसे अपने रास्ते वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। गुजरात के चुलिया गांव पहुंचकर महाराणा प्रताप ने अपना डेरा लगाया। वहां भामा शाह ने उनसे भेंट की। भामा शाह बचपन से ही महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और विश्वास पात्र सलाहकार रहे थे। जब उन्हें पता चला कि प्रताप अकबर के विरुद्ध विशाल फौज संगठित करना चाहते हैं तथा इसके लिए उन्हें बहुत सारे धन की आवश्यकता है, तो वे अपनी सारी जमा पूंजी साथ लेकर आए और महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित कर दी। इसमें कई लाख सोने की अशर्फियां और कई लाख रुपए नकद राशि थी। इतने धन से 25,000 सैनिकों का 12 साल तक आसानी से निर्वाह हो सकता था। भामा शाह के छोटे भाई ताराचंद ने भी अपना सारा धन महाराणा प्रताप की सेवा में समर्पित कर दिया। चूंकि अब सेना संगठन के लिए धन का प्रबंध हो चुका था, इसलिए महाराणा प्रताप ने सिंध जाने का विचार छोड़ दिया और वापस मेवाड़ की ओर रुख किया। भामा शाह के दान किए धन से महाराणा प्रताप ने एक शक्तिशाली सेना बनाई और मुगल चौकियों के ऊपर आंधी बनकर टूट पड़े। 1582 में उन्होंने दिवेर के दर्रों में बने मुगल थानों पर हमला किया। अब तक वीर प्रताप रौद्र रूप धारण कर चुके थे, इसलिए इतिहासकार जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को युद्ध मैराथन की उपमा दी थी। महाराणा प्रताप ने दिवेर पहुंचते ही अपने सामंतों को आदेश दिया, किले को चारों तरफ से घेर लो, कोई बचकर जाने न पाए। इसके बाद प्रताप और उनके वीर योद्धा मुगलों से इतनी बहादुरी से लड़े कि मुगलों की पूरी फौज मार काट डाली गई। इस युद्ध में मुगल सेनापति सुल्तान खान जब महाराणा के पुत्र अमर सिंह के सामने आया, तो अमर सिंह ने अकबर के उस चाचा सुल्तान खान पर इतने जोर से भाला फेंका कि भाला सुल्तान खान के साथ उनके घोड़े को भी भेदता हुआ आर पार निकल गया। महाराणा प्रताप की जीत हो चुकी थी, इसलिए उनका केसरिया ध्वज दिवेर के किले पर लहरा दिया गया। मरणासन्न मुगल कमांडर सुल्तान खान ने पानी मांगा, तब महाराणा प्रताप ने गंगा जल मंगाकर उसे पिलाया। भाला धरती में आर पार होने के कारण सुल्तान खान के प्राण नहीं निकल रहे थे। तब प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह से कहा, इस भाले को खींच लो बेटा। अमर सिंह ने अपने दोनों पैर जमीन से लगाकर वो भाला खींचा। इसके बाद सुल्तान खान शांति से मर सका। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दिवेर युद्ध के 1 साल बाद 1583 दत्राणी के युद्ध में सिरोही के राजा राव सुरताण ने मुगलों की पूरी फौज का खात्मा कर डाला। वे महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। उनकी वीरता से प्रसन्न होकर वीर प्रताप सिंह ने गर्व से कहा, मैं अपनी पोती की शादी राव सुरताण के साथ करूंगा। दिवेर युद्ध की हार से बौखलाए मुगल बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए अपने सेनापति जगन्नाथ कछवाहा को मेवाड़ की ओर भेजा। लेकिन महाराणा प्रताप से युद्ध करते हुए जगन्नाथ कछवाहा बुरी तरह पराजित हुआ। उसे महाराणा प्रताप से माफी मांगनी पड़ी और उन्हें हर्जाना भी देना पड़ा। इसके बाद प्रताप ने कमल मीर का किला जीता। यहाँ के मुगल अधिकारी अब्दुल्ला को महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने कई टुकड़ों में काट डाला था। इसके बाद महाराणा प्रताप को एक के बाद एक युद्ध में सफलताएं प्राप्त होती रहीं। सन 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने एक एक करके 32 किले मुगलों से आजाद करा के उन पर अपना केसरिया ध्वज लहरा दिया। महाराणा प्रताप के कारण सुल्तान अकबर की नींद हराम हो चुकी थी। भारत का इतना बड़ा शासक होकर भी वो प्रताप के कारण हर दिन भयभीत, चिंतित और परेशान रहा करता था। एक दिन उसने महाराणा प्रताप के पास एक खास दूत भेजकर उनके आगे यह शर्त रखी कि तुम चाहो तो आधा हिंदुस्तान ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य के अधीन होकर रहो। लेकिन अपनी जन्मभूमि, पूर्वज और राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रताप ने अकबर का हर प्रलोभन, हर शर्त और प्रस्ताव ठुकरा दिया। महाराणा प्रताप के नाम का अकबर को इतना खौफ था
कि उनका नाम सुनकर अकबर के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वीर प्रताप का नाम सुनकर अकबर के सारे योद्धा कांपने लगते थे। अपनी मातृभूमि मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक जंगल के कष्ट सहे, घास की रोटियां खाई और भूख प्यास को भी सहन किया। उनके साथ उनके परिवार के सदस्यों ने भी विपदाएं सही। एक दिन अकबर के पास यह खबर पहुंची कि महाराणा प्रताप उनसे संधि करना चाहते हैं। यह खबर सुनकर अकबर बड़ा खुश हुआ। किसी ने अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में यह अफवाह उड़ा दी थी कि महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करने उनके दरबार में आना चाहते हैं। अकबर के दरबार में बीकानेर नरेश राय सिंह के बड़े भाई पृथ्वीराज राठौड़ आश्रय पाते थे, जो वीर रस के अच्छे कवि थे। वे मेवाड़ की स्वतंत्रता और राजपूतों की मर्यादा की रक्षा करने वाले महाराणा प्रताप के अनन्य समर्थक और प्रशंसक थे। ये बात अकबर जानता था, इसलिए पृथ्वीराज राठौड़ को चिढ़ाने के लिए अकबर ने पृथ्वीराज से कहा, पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप ने मुझे बादशाह करना शुरू कर दिया है। वे मेरे पास मेरी शरण में आना चाहते हैं। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने जब बादशाह अकबर की यह बात सुनी तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत महाराणा प्रताप को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा, हे वीर प्रताप, मुझे विश्वास नहीं होता यह सुनकर कि अब जंगल का शेर सियारों के साथ रहेगा। क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छिप जाएगा? क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा? क्या हाथी अब कुत्ते जैसा जीवन बिताएगा? क्या तलवारें अब म्यान के अंदर चली जाएंगी? क्या राजपूतानियां अब विधवा हो जाएंगी? आपकी सौगंध, ये बात सुनकर मेरा हृदय कांप उठा है। मैंने सुना है कि आप अकबर को बादशाह कहने लगे हैं। इसका अर्थ तो यही है कि सूर्य पश्चिम से उदय हो रहा है। राणा प्रताप, मुझे तो एक बात बता दो कि मुझे अपनी मूंछों पर ताव देना है या अपनी तलवार से अपने शरीर के 2 टुकड़े कर देने हैं। पृथ्वीराज राठौड़ का पत्र पढ़कर प्रताप कहने लगे, बादलों में वो क्षमता कहां है जो सूर्य को रोक सके? शेर की मार सह सके ऐसे सियार ने कभी जन्म नहीं लिया। धरती का पानी पीने के लिए चातक की चोंच नहीं बनी है और कुत्तों की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात हमने आज तक नहीं सुनी है। मैं भूखा प्यासा रहकर भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, अपने प्राण दे दूंगा, पर मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। महाराणा प्रताप ने पृथ्वीराज राठौड़ को पत्र में लिखा, हे कवि शिरोमणि पृथ्वीराज, निश्चिंत रहिए। जब तक भगवान एकलिंग जी इस शरीर का साथ देंगे तब तक अकबर हमारे मुंह से अपने लिए बादशाह नहीं कहला पाएगा। सूर्य उसी दिशा में उगेगा जिस दिशा में उगता है। हे राठौड़ पृथ्वीराज, आप अपनी मूंछों पर उसी प्रकार ताव दीजिए जैसे पहले दिया करते थे। मेरी ओर से आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महाराणा प्रताप का यह पत्र पाकर पृथ्वीराज राठौड़ संतुष्ट और प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी कलम से लिखा, माई एड़ा पूत जण जेहड़ा राणा प्रताप, अकबर सुतो ओज कै जान सिराणै सांप। अर्थात, हे माता, तू ऐसे पुत्रों को जन्म दे जैसा वीर राणा प्रताप है, जिसे अकबर सिरहाने का सांप समझकर सोता हुआ चौंक पड़ता है। महाराणा प्रताप का मातृभूमि के प्रति त्याग और राष्ट्रभक्ति देखकर उनके छोटे भाई शक्ति सिंह का हृदय भी हल्दी घाटी युद्ध के बाद परिवर्तित हो गया था। शक्ति सिंह भी महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल की तरह प्रताप के मेवाड़ का शासक बनने के बाद अकबर की शरण में चला गया था और हल्दी घाटी के मैदान में वह मुगल सेना की ओर से युद्ध लड़ा था। युद्ध में घायल चेतक जब अपने स्वामी महाराणा प्रताप को रण क्षेत्र से दूर भगा ले चला तो शक्ति सिंह मुगल सैनिकों की टुकड़ी के साथ महाराणा प्रताप का पीछा करते हुए राणा प्रताप के पास आए। उन्होंने चेतक को स्वामी की रक्षा में प्राण त्यागते हुए तथा प्रताप को उसकी मृत्यु पर आंसू बहाते हुए देखा। महाराणा प्रताप ने अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को देखकर कहा, सीना खुल्या मार भाला, तम गोद गुलामी टीकण लगे, भारत माते कह दूंगा ते पुत दामन में बिकने लगे। बड़े भाई प्रताप के ये शब्द सुनकर शक्ति सिंह पश्चाताप और आत्मग्लानि से भर उठे।
और फूट फूट कर रोते हुए प्रताप के पैरों में जा गिरे। उन्होंने महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा देकर उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। भले ही अकबर के पास बड़ी सेना थी, लेकिन महाराणा प्रताप का वैराग्य तीव्र था। उनका जीवन अन्य राजाओं की तरह भोग विलास और इंद्रिय तृप्ति का गुलाम नहीं था। वे कहा करते थे कि अपनी मातृभूमि मेवाड़ को मुगलों से आजाद कराने के लिए मैं सेना के बीच में रहूंगा, महलों के भोग विलास में नहीं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में भीलों के साथ जाकर रहने लगे। वे महलों के भोग विलासों से दूर उबली हुई सब्जी व कच्चा भोजन खाते थे। सोने चांदी के बर्तनों की बजाय वे पत्तल पर रखकर खाना खाते थे। जंगल में उनके पास सोने के लिए कोई आरामदायक बिस्तर नहीं था, सिर पर छत्र नहीं था। भीलों के साथ उनकी तरह ही आम जीवन जीते थे। उन्होंने जंगली भील आदिवासी लोगों को अपने साथ जोड़ा। ये भील तन मन धन से प्रताप से जुड़ गए थे। भील महाराणा प्रताप से कहते थे, हुक्म, आप कहें तो हम अपनी गर्दन काट कर रख देंगे। सन 1580 में मुगल बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप को जीतने के लिए फिर से कोशिशें की। उसने अपने सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना को अजमेर का सूबेदार बनाया और रहीम से कहा, मैं तुम्हें यह जिम्मेदारी देता हूं कि तुम किसी भी तरह मेवाड़ जीत कर ला दो। अगर तुम महाराणा प्रताप को जंग में हराकर मेरे पास पकड़कर ले आए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये वही अब्दुल रहीम खान खाना थे जिनके नीति संबंधी दोहे भारतवर्ष में आज तक प्रसिद्ध हैं और गाए जाते हैं। रहीम एक नीति कुशल अनुभवी व्यक्ति थे। अकबर का आदेश मानकर वे अजमेर की ओर चले आए और शेरगढ़ के पास शिविर बनाकर रहने लगे। उनके शिविर में उनके घर परिवार के लोग, बहू बेटियां और बेगमें आदि थीं। रहीम का यह नियम था कि वे रोज सुबह शिकार करने जाते थे। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को जब यह बात पता चली कि अकबर ने अपने सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना को अजमेर का नया सूबेदार बनाकर भेजा है ताकि वह मेवाड़ पर हमला कर मेवाड़ को अपने कब्जे में ले सके, तो अमर सिंह ने बिना युद्ध लड़े रहीम को धोखे से कड़ी चोट देने की अपने मन में ठान ली। रहीम के खेमे में रात के समय आकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और अपने गुप्तचरों द्वारा पता करवाया कि किस समय अब्दुल रहीम खान खाना अपने शिविर से अनुपस्थित रहते हैं। जासूसों ने बताया कि रहीम रोज सुबह अपने कुछ चुने हुए सेवक साथियों के साथ जंगल में शिकार करने जाते हैं। उस समय उनके शिविर पर धावा बोलने का सबसे अच्छा समय रहेगा। बस फिर क्या था, अगले दिन जैसे ही रहीम शिकार के लिए जंगल की ओर गए, अमर सिंह अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ रहीम के शिविर में आ धमके। उन्हें अचानक अपने सामने देखते ही मुगल सैनिक घबरा उठे। अमर सिंह ने जल्दी ही शिविर में रह रही महिलाओं, कन्याओं और बच्चों को अपने नियंत्रण में ले लिया और उन सबको बंदी बनाकर वे वहां से चले गए। अमर सिंह ने सोचा था कि अकबर के सूबेदार की बेगमों, बेटियों और बच्चों को बंदी बनाकर मैंने बड़ा कार्य कर लिया है और मेरा यह कार्य देखकर मेरे पिता मुझे शाबाशी देंगे तथा मेरी पीठ ठोंककर मुझे कलेजे से लगाएंगे। लेकिन जब वे अपने स्वाभिमानी पिता महाराणा प्रताप के पास पहुंचे तो वहां सब कुछ उल्टा हुआ। मेवाड़ के सिंह प्रताप स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे। जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा अमर सिंह अब्दुल रहीम खान खाना की बेगमों, बेटियों और मासूम बच्चों को उनके खेमे से उठा कर ले आया है, तो उनका सिर शर्म के मारे झुक गया और उन्हें अत्यंत अधिक आत्मग्लानि हुई। उन्होंने इस कृत्य के लिए अमर सिंह को बहुत फटकारा और कहा कि दुश्मन की स्त्रियों और मासूम बच्चों से हमारी कोई शत्रुता नहीं है। इन्हें सम्मान पूर्वक उसी जगह वापस छोड़कर आओ जहां से इन्हें लाए हो। तुम्हें क्षत्रिय होने के नाते अकबर के सिपह सालार अब्दुल रहीम खान खाना से भुजाओं का जोर आजमाना चाहिए था। उसकी बजाय तुम कायरता पूर्वक इन स्त्रियों और बच्चों को वहां से उठाकर ले आए। अमर सिंह, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। विश्वास नहीं होता कि मेरा वीर पुत्र जो दुश्मन को रणभूमि में नाकों चने चबवा देता है, इतना घटिया कार्य कर सकता है। प्रताप की इस फटकार से अमर सिंह को अपनी भूल का एहसास हुआ।
उन्होंने अपने पिता से इस भूल के लिए क्षमा मांगी और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की प्रतिज्ञा कर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की स्त्रियों व बच्चों को सम्मानपूर्वक उनके खेमे में छोड़कर आए और रहीम से भी अमर सिंह ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस समय रहीम शेरपुर में अपने परिवार के साथ समय बिता रहे थे और अकबर का सख्त आदेश होकर भी मेवाड़ पर हमला नहीं कर रहे थे। महाराणा प्रताप की नैतिक चरित्रता देखकर अब्दुल रहीम खान खाना की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्रताप के लिए ये शब्द कहे, मुगलों का राज्य कब तक रहेगा मैं नहीं जानता, पर हे राणा प्रताप, तुम युगों युगों तक याद किए जाओगे। जब तक धरती, सूरज और चांद रहेंगे, इस जग में तुम्हारा नाम रहेगा। संपूर्ण मेवाड़ को मुगलों से आजाद कराने के संघर्ष में महाराणा प्रताप अकेले नहीं थे। मेवाड़ के कई और शासक भी इस युद्ध में उनके साथ थे। बांसवाड़ा के प्रताप सिंह, डूंगरपुर के आसकरण, मारवाड़ के चंद्रसेन, सिरोही के राव सुल्तान, जालौर के ताज खान और ईडर के राजा नारायण दास महाराणा प्रताप के साथ थे। मालवा से लेकर गुजरात सीमा तक के सारे राजा महाराणा प्रताप के साथ थे और उन सब से महाराणा प्रताप ने कह दिया था कि सब राजा अपने अपने राज्यों के अंदर मुगलों की मुखालफत करेंगे, न कि एक झंडे के नीचे आकर सब मुगलों से एक साथ लड़ें। प्रताप की इसी नीति के चलते अकबर राजस्थान के अंदर एक भी युद्ध नहीं जीत पाया था। सन 1581 में मारवाड़ के महाराज चंद्रसेन ने अकबर से अजमेर को छीन लिया। सन 1582 में दिवेर युद्ध में राणा प्रताप ने मुगलों की पूरी सेना को धराशायी किया। सन 1583 में दत्तानी के युद्ध में सिरोही नरेश राव सुल्तान ने मुगलों की फौज में भारी मार काट और तबाही मचाई और अकबर को दहशत में ला दिया। महाराणा प्रताप ने मुगलों के मालवा गुजरात के सारे रास्ते रोक दिए थे। वे एक के बाद एक मुगलों की चौकियां लूटकर उन्हें नष्ट करते गए। उन्होंने सारे मेवाड़ में ऐलान करवा दिया था कि मुगलों की फौज को राशन पानी ना मिल सके, इसलिए मेवाड़ में लोगों ने अन्न और सब्जी उगाना बंद कर दिया था। बावड़ियों और कुओं में पत्थर डालकर उन्हें ढांक दिया गया था। एक बार एक मुगल अधिकारी ने एक राजपूत किसान पर जोर डाला कि वो मुगल फौज के सिपाहियों के लिए सब्जी उगाएं। उस किसान ने पहले तो सब्जी उगाने से साफ मना कर दिया, लेकिन दबाव और प्रलोभन के चलते उसने सब्जी उगानी आरंभ कर दी। जब प्रताप को यह पता चला तो वे रात के समय उस स्थान पर आए। उन्होंने वहां मुगल सैनिकों की पूरी टुकड़ी को मार डाला और साथ ही उस किसान की हत्या भी उन्हें करनी पड़ी, जिसने उनके आदेश का उल्लंघन कर मुगलों के लिए सब्जी उगाने का कार्य किया था। अपनी मातृभूमि की रक्षा और स्वतंत्रता के विषय में महाराणा प्रताप के नियम अत्यंत कठोर थे। किसी को भी उन नियमों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं था। जब महाराणा प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ को मुगलों से आजाद कराने के लिए राजमहल और नर्म मुलायम बिस्तरों का परित्याग कर दिया, तो उनके सहयोगी लुहार जाति के लोगों ने भी कसम खाई कि आज से हम भी महाराणा प्रताप की तरह घर की चार दीवारी में बंद कर नहीं रहेंगे। जब तक पूरा मेवाड़ मुगलों से स्वतंत्र नहीं हो जाता, हम अपने स्वामी महाराणा शाह की तरह जंगलों में रहेंगे और अपना घर नहीं बसाएंगे। महाराणा प्रताप ने लगभग संपूर्ण मेवाड़ को मुगलों से आजाद करा लिया था। यदि लुहार चाहते तो महाराणा प्रताप के जीते जी अपने घर बसा लेते, लेकिन वे अपनी प्रतिज्ञा पर महाराणा प्रताप के 425 साल बाद तक आज भी कायम है। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गाड़िया लुहारों से कहा था कि अब तो केवल मेवाड़ ही नहीं बल्कि सारा भारत देश विदेशियों से मुक्ति पा चुका है। सरकार आपके लिए पक्के मकान बनाएगी। आप दर दर भटकना छोड़ आम नागरिकों की तरह अपने घर के अंदर चलिए और सुख से जीवन व्यतीत कीजिए। लेकिन गाड़िया लुहार अपने पूर्वजों की आन के पक्के थे। उन्होंने अपना गाड़ी घर त्याग कर स्थायी घर में रहना स्वीकार नहीं किया। वे आज भी गाड़ी में घूमकर अपने पूर्वजों की आन और परंपरा को निभा रहे हैं। गाड़िया लुहारों का जीवन हमें आज भी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के त्याग और संघर्ष की याद दिलाता है।
महाराणा प्रताप एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उनकी सेना में हाकिम खां सूर जैसे अफगानी सेनापति थे जिन्होंने प्रताप के हरावल का नेतृत्व किया था। वे इतने वीर थे कि मरते समय भी उनका हाथ तलवार की मूंछ से नहीं हटा था। जालौर का ताज खान एक अफगान शासक था जो महाराणा प्रताप के लिए हल्दी घाटी युद्ध में लड़ा था। प्रताप के दरबार में नसीरुद्दीन नामक कुशल चित्रकार थे। इसके अलावा जैन समुदाय के भामाशाह महाराणा प्रताप के बचपन के मित्र थे जिन्होंने सैन्य संगठन के लिए अपनी सारी जमा पूंजी महाराणा प्रताप के चरणों में भेंट कर दी थी। दुश्मन से वीरतापूर्वक युद्ध करने की बजाय उसे धोखे से मारना महाराणा प्रताप अपनी राजपूताना शान के विरुद्ध समझते थे। हल्दी घाटी के युद्ध से एक दिन पहले की बात है। राजा मान सिंह अपने चुने हुए साथियों के साथ जंगल में शिकार करने निकला। जब यह बात महाराणा प्रताप के गुप्तचरों को मालूम हुई तो उन्होंने प्रताप के पास जाकर कहा, महाराणा साहब, इस समय मान सिंह को मारने का सबसे अच्छा मौका है। वे जंगल में अकेले हैं। आप अपने सैनिकों को उन्हें मारने या बंदी बनाने का हुक्म दें। महाराणा प्रताप को यह बात वीरोचित नहीं जान पड़ी। उन्होंने गुप्तचरों से कहा, दुश्मनों को धोखे से मारना या पकड़ना ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है। अकेले पर क्या वार करना। हम मान सिंह से युद्ध के मैदान में नियम से लड़ेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मान सिंह से बदला लेने के लिए महाराणा प्रताप ने आमेर के मालपुरा पर आक्रमण किया और वहां अपार दौलत हासिल की। प्रताप कला और शिल्प से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने मालपुरा में कई महल तथा बावड़ियों का निर्माण कराया। इसके बाद जब चावंड को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई तो वहां भी कलात्मक महल और बावड़ियों का निर्माण कार्य करवाया। चावंड से उन्होंने मेवाड़ की चित्रकला की शुरुआत की। उनके समय में महानतम चित्रकला का विकास हुआ। मालपुरा में महाराणा प्रताप ने एक सुंदर तालाब तथा नीलकंठ महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया। अपनी नई राजधानी चावंड में उन्होंने चामुंडा माता का भव्य मंदिर बनवाया। मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़, इन 2 किलों को छोड़कर महाराणा प्रताप ने मुगलों से सारे किले छीन लिए थे। सन 1584 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराने के लिए अपना अंतिम सेनापति जगन्नाथ कछवाहा को भारी फौज देकर भेजा, लेकिन वो भी युद्ध में प्रताप को हरा न सका। ये अकबर की ओर से प्रताप पर किया गया अंतिम आक्रमण था। इसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप पर कभी भी कोई आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो समझ चुका था कि मेवाड़ के इस बहादुर शेर को हरा पाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। अकबर कहता था कि राजपूताना के इस शेर को कोई कैद नहीं कर सकता। इसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को छेड़ना ठीक नहीं समझा। महाराणा प्रताप अगले 12 वर्षों तक मेवाड़ पर निष्कंटक होकर शासन करते रहे। उनके शासनकाल में मेवाड़ के व्यापार को 4 चांद लग गए थे। मेवाड़ की वर्षों की खोई हुई चमक और रौनक अब लौटने लगी थी। महाराणा प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ को मुगलों से स्वतंत्र कराने की जो प्रतिज्ञा की थी, वो प्रतिज्ञा अब लगभग पूर्ण हो चुकी थी। लगातार मुगलों से संघर्ष व युद्ध करते हुए मेवाड़ के 36 किले उन्होंने मुगलों से छीन लिए थे। केवल मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़, इन 2 किलों को प्राप्त करना शेष रह गया था। इसके लिए महाराणा प्रताप के पास पूरी सैनिक तैयारी थी। वे बस चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ पर हमला करने के लिए उचित समय का इंतजार कर रहे थे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। हर रोज की तरह 19 जनवरी 1597 ईस्वी के दिन महाराणा प्रताप अपनी राजधानी चावंड से शिकार करने जंगल की ओर निकले। घने जंगल में पहुंचकर अचानक एक खूंखार शेर से उनकी भिड़ंत हो गई। शेर ने उनके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन शेर उन्हें हरा नहीं पाया और थक हार कर दूसरी ओर भागने लगा। तभी शेर का काम तमाम करने के लिए वीर प्रताप ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची, लेकिन वे शेर पर तीर नहीं छोड़ सके। यह भाग्य की विडंबना ही थी कि युद्ध भूमि में 70 किलो का लौह कवच, 10-10 किलो की तलवारें, 10-10 किलो के जूते
और 80 किलो का भाला लेकर चलने वाले वीर महाराणा प्रताप उस दिन केवल धनुष की प्रत्यंचा खींचने से ही मृत्यु का शिकार हुए। ठीक वैसे ही जैसे युग पुरुष श्री कृष्ण एक साधारण व्याघ्र के तीर से अवसान को प्राप्त हुए थे, मृत्यु तो केवल एक बहाना था। महाराणा प्रताप सैकड़ों वर्षों के बाद आज भी प्रत्येक भारतीय के हृदय में जिंदा हैं। वे युगों युगों तक अमर रहेंगे और अब्दुल रहीम खान खाना के शब्दों में इस पृथ्वी, सूर्य और चांद के साथ उनका यश संसार में सदैव कायम रहेगा। ऐसे वीर, दिलेर, यशस्वी राजपूताना के शेर दिल सम्राट महाराणा प्रताप को शत शत नमन। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस विषय अथवा चरित्र के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।